हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डीडी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डीडी गोयल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लगातार जो है वो क्लासेस ले रहे थे। कल अपन ने जो है वो डिस्कस किए थे मेडिसिन के क्वेश्चन। ठीक है, आज जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं गायनेकोलॉजी के 50 क्वेश्चन। ठीक है, रोज जो है वो अपन एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे इनको कंटिन्यू रखें और इसी के साथ में आप जो है वो लगातार मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। आई होप सभी जो है वो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, जो अभी तक मॉडल पेपर जिन्होंने नहीं लिए हैं भाई बुक करा दो। ठीक है ना, अब ज्यादा टाइम नहीं है, आज 15 हो गई है तो नेक्स्ट जो है वो बस 27-28 दिन के बाद में ही तुम्हारे एग्जाम है। ठीक है, जिसने नहीं लिए हैं वो आसपास मार्केट में ढूंढो, मिल जाएंगे। जोधपुर जयपुर में तो अवेलेबल है। जोधपुर में जयपुर में जो है वो कल खत्म हो गए थे, हमने जो है वो अवेलेबल करवा दिए हैं वापस से जयपुर में। जोधपुर में जो है वो भी फिनिश हो गई थी बुक्स, वो भी हमने अवेलेबल करा दी है। जोधपुर के आसपास जालोरी गेट के आसपास जो भी है वो सब जो है वहां से लेके आ जाओ। ठीक है, मोर देन 100 जो है वो चली गए हैं मॉडल पेपर। ठीक है ना, आप घर बैठ करके आराम से जो है वो बस अब टेस्ट दो, बाहर मत निकलो। ठीक है ना, एक महीने सिर्फ और सिर्फ घर बैठ जाओ, सारी शादियां कैंसिल कर दो, सारे कोई टूर वगैरह है वो कैंसिल कर दो, सिर्फ और सिर्फ घर बैठ करके 3 घंटे टेस्ट देना है। और वो मैंने टाइमिंग और बता रखा है, वापस से बता दूं मैं तुम्हें, 3 से 6 बजे तक जो है वो आपको एग्जाम मॉडल पेपर के टेस्ट देने। और उसका कारण भी मैंने बताया था, क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में 3 से 6 में है। ठीक है ना, यानी कि शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। तो अपने को खुद को जो है वो इस हिसाब से सेट करना है कि 3 से 6 में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब लगातार जो है वो अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, आज गायनेको के अपन क्वेश्चंस करेंगे, गायनेकोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे ताकि आप भी जो है वो जल्दी से जल्दी देख पाओ। ठीक है ना, 1 घंटे में एटलीस्ट 50 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलने चाहिए। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे की जगह 50 मिनट में जो है वो आपको 50 क्वेश्चन मिल पाए। तो शुरू करते हैं अब। तो देखिए पहला क्वेश्चन, मादा पशु में ऐसी अवस्था जिसमें पशु पूर्णतया हीट अर्थात गर्मी के लक्षण प्रकट नहीं करता, मतलब पूरी तरह से वो हीट में आ ही नहीं रहा। ठीक है ना, उस कंडीशन को जो है वो क्या कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं। क्या गर्भाधान नहीं कहते, क्योंकि गर्भाधान कंडीशन जो होती है वो क्या होता है, गर्भ जो होता है, यदि वो प्रेगनेंसी होती है उसको प्रसव नहीं होगा। प्रसव डिलीवरी जो होती है, भ्रूण का बाहर निकलना, फीटस का बाहर निकलना होता है। एन स्ट्रेस जरूर है, क्योंकि एन स्ट्रेस में क्या होता है, पशु हीट में नहीं आता। ठीक है ना, पशु जो है वो हीट में नहीं आता, तो इसको अपन जो है वो क्या कहते हैं, एनिस्ट्रस कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। और निषेचन क्या होता है, युग्मकों के मध्य संयुग्मन, चाहे वो अंडा हो चाहे वो शुक्राणु हो, इनके मध्य संयुग्मन जो होता है उसको अपन निषेचन कहते हैं। आंसर फर्स्ट का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मादा पशु के जनन अंगों का अध्ययन जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं। तो मादा पशु के जनन अंगों का अध्ययन देख लेते हैं। एंड्रोलॉजी तो भाई नर के है। ठीक है, ऑब्स्टेटिक्स में क्या होता है, ऑब्स्टेटिक्स में यदि प्रसव में होने वाली कोई कठिनाई जो होती है, ठीक है ना, यदि सामान्य प्रसव नहीं हो रहा है और किसी तरीके से जो है वो प्रसव करवाया जा रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को जो है वो ऑब्स्टेटिक्स में अध्ययन अपन करते हैं। और गायनेकोलॉजी जो होता है वो होता है मादा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसने पूछा है कि मादा पशु के जननांगों का अध्ययन, तो वो हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, अगला देखिए इसके बाद में, नर पशु के वर्षण का उदर गुहा से वर्षण कोष में नहीं आना बहुत बार पूछा गया है एलएसए में। और इतनी बार पूछा गया है कि तुम खुद जो है वो जानते हो कितनी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे कि नर पशु के वर्षण का उदर गुहा से वर्षण कोष में नहीं आना, ठीक है ना, इसको अपन कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। ठीक है ना, क्रिप्टोर्किडिज्म में क्या होता है कि वर्षण जो होता है वो जो है वो जो वर्षण गुहा में आ जाता है, ठीक है ना, जनरली आ जाना चाहिए, वो नहीं आ पाता, वो उधर गुहा में रह जाता है, इसको अपन क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटना है। ठीक है भाई, तो प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने लिखवा रखा था। ठीक है ना, कि प्रीप्यूशियल डाइवर्टिकुलम जो होता है ये किसमें पाया जाता है, सुअर में पाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सुअर में पाया जाता है, सही है ये। द्विवलय, ये द्विवलय वलथ नहीं है, द्विवलय प्रीप्यूस जो होता है, प्रीप्यूस का मतलब क्या होता है कि जो कवरिंग होती है, ठीक है ना, सिस्न के ऊपर, पेनिस के ऊपर जो कवरिंग होती है उसके लिए उसने लिया है कि प्रीप्यूस जो होता है
वो घोड़े में द्विवलय पाया जाता है, ये भी सही है। बिल्ली के पेनिस में ऑस पेनिस एक हड्डी होती है, ठीक है, जो कि पेनिस में पाई जाने वाली हड्डी होती है, और ये हड्डी जो होती है वो कुत्ते में पाई जाती है, बिल्ली में नहीं पाई जाती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप हमेशा सोचते हो कुत्ता और बिल्ली एक साथ आते हैं, हमेशा जहां भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर आंसर जो है वो कुत्ता है, यहाँ पर आंसर जो है वो बिल्ली बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी, असत्य है। और सुअर में ग्लांस पेनिस अनुपस्थित होता है, ठीक है भाई, ये सही है। और इसी के साथ में इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। थोड़ा सा देखो अपन फास्ट चल रहे हैं ताकि क्वेश्चंस जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप अटेंड कर पाओ। अच्छा, मैं फिर से बता दूं, अभी तक जिसने बुक नहीं की है उसको अगर बुक करनी है तो वो 7877445621 पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। आप ऑनलाइन जहां भी बैठे हो वहां पर आपकी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई ऑफलाइन चाहता है जोधपुर जयपुर में, तो वो जोधपुर में सेकंड हैंड से ले सकता है, और जयपुर में पायल बुक हाउस जो है वहां पर बुक्स अवेलेबल करवा रखी है, तो ले लेना भाई, ठीक है ना। इसके बाद में एग्जाम के बाद लोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लगभग जो है हमने बहुत जल्दी इतनी ज्यादा बुक्स को जो है वो निकाल दिया है, ठीक है। और कई सारे विद्यार्थियों के पास में अब ये बुक पहुंच चुकी, ठीक है। जयपुर में तो हमारे एमसीक्यू वाली बुक जो थी उसके भी ऑर्डर बहुत गए थे, मोर देन 300 ऑर्डर के आसपास तो हमारे सिर्फ जयपुर में गए थे। और इस बार भी जो है वो 150 के आसपास बुक जो है वो जा चुकी है ऑलरेडी जयपुर, ठीक है। लगभग जो है वो सभी की बुक्स पहुंच रही है। अभी ये थोड़ा सा जब भारत पाक वाला युद्ध था उस कंडीशन में थोड़ी सी बुक लेट हो गई थी। बाकी जनरली जोधपुर से बुक भेजी जा रही है, तो वो 3-4 जिलों के आसपास ही है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तब तो वो 3 दिन में ही पहुंच रही है, और नहीं तो वो 4 से 5 दिन में पहुंच रही है, ठीक है। 4 से 5 दिन हाईएस्ट है। आप मंडे को अगर बुक करते हो तो लगभग आपके गुरुवार या शुक्रवार को बुक आ जाती है। इवन पाली वगैरह जो है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तो 2 दिन में ही बुक आ जाती है। मतलब यहाँ से हम अगर सोमवार को भेजेंगे, बुधवार तक उनके घर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो सारे जो है जिनके पास में अभी भी बुक नहीं है, ठीक है ना, वो कोशिश करो कि 30 से पहले जो है वो आप बुक ले लो। 28 तारीख के आसपास तो तुम्हारे पास में बुक आ जानी चाहिए कैसे भी करके, ठीक है ना। ज्ञान ज्ञान प्रकरण 28 तारीख के आसपास बुक आ जानी चाहिए। 28 से लेकर के फिर एग्जाम तक रोज जो है वो आपको 3 से 6 का जो टाइमिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कर, ठीक है। चलिए, तो अब अपन देखते हैं शुक्राणु पथ का आरेख इनमें से कौन सा सही है। शुक्राणु पथ का आरेख का अर्थ ये हो गया कि कौन सा जो है यहाँ पर शुक्राणु जहां से बनते हैं वहां से लेकर के ये शिश्न तक जो पहुंचते हैं वो कौन से मार्ग से पहुंचते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो शुक्र जनन नलिका, ठीक है, बनते जो है वो हमेशा लगभग जो है वो शुक्र जनन नलिकाओं में है। वर्षण की शुक्र जनन नलिकाएं वर्षण में पाई जाती है, ठीक है। और सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स भी जिसको कहते हैं, तो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स से बनते हैं शुक्राणु। और सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में जो है वो अंदर की तरफ 2 कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो जनन कोशिका और दूसरी सर्टोली कोशिका। और बाहर की तरफ जो कि हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिका होती है उसको अपन कहते हैं लैडिंग कोशिका, ठीक है। तो शुक्र जनन नलिका से, तो ये 2 ऑप्शन, तीनों में शुक्र जनन नलिका, एक में शिश्न में जा रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरे में शुक्र जनन नलिका से वासा डिफरेंसिया में जा रहा है, ठीक है, वासा डिफरेंसिया में जाएगा, ठीक है, दूसरा। तीसरे में इसमें जा रहा है सहायक ग्रंथि और इसमें एपिडिडाइमिस, जबकि एपिडिडाइमिस जो होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, तो ये तो हो जाएगा गलत। और लास्ट अपने पास में एक ही ऑप्शन बचा है ए, यानी शुक्र जनन नलिका, फिर वासा डिफरेंसिया, फिर सहायक ग्रंथियां, जो कि सहायक ग्रंथियां होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल जिसको आप बोलते हो, शुक्राशय, ये सारी ग्रंथियां जो होती है वो अपने स्त्राव को मिलाती है शुक्राणुओं के साथ में और सीमन का निर्माण करती है, वीर्य का निर्माण करती है, और वो शिश्न से बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। अगला इसके बाद में देखिए छठा क्वेश्चन, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना जो है वो क्या कहलाता है। तो भाई सुनो, यहाँ पे 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस, 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 ये 2 टाइप के होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। मतलब 2 इसके पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान रखना, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है यानी शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, इनके 2 भाग होते हैं। जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होते हैं, ठीक है ना, ये तो क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना,
प्राक शुक्राणु जो होता है उसको बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है वो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोजोआ या फिर जिसको स्पर्म बोलते हैं अपन, वो बनना, ठीक है ना, उसको अपन कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और ये दोनों जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस से स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन गया, स्पर्मेटिड। इसने यही पूछा है कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। जबकि स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है वो क्या होता है, स्पर्मेटिड जो कि बने थे उन स्पर्मेटिड से जो है वो स्पर्मेटोजोआ या फिर जो मैच्योर स्पर्म होता है उसको बनना, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर के होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो आंसर यहां पर 6 का हो जाएगा ए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए, घोड़ी, भेड़, कुतिया, पक्षी में अंडाशय की आकृति जो है वो क्रमशः कैसी होती है, ठीक है। आराम से सुनो क्या क्वेश्चन बोला है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। घोड़ी में सबसे पहले तो सबसे आसान यही है, घोड़ी में आपको पता है या तो बीन शेप बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं किडनी शेप, ठीक है। तो बीन या फिर किडनी शेप जो होता है वो किसमें होता है, घोड़ी में। और पहले ही ऑप्शन में अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पर किडनी नुमा, ठीक है। भेड़ में ये कैसा होता है, बादाम आकार का होता है। कुतिया में अंडाकार होता है और पक्षी में अंगूर के गुच्छे की तरह होता है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा 7वें का बी, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, ऐसा गर्भाशय जिसमें यूट्राइन बॉडी तो होती है बड़ी और यूट्राइन हॉर्न होते हैं छोटे। तो ये जो गर्भाशय के प्रकार है वो आपको याद रखने हैं। गर्भाशय के देखो टाइप जो है, एक तो डेसिडुएट कौन सा होता है, नॉन डेसिडुएट कौन सा होता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में कोरियो एलेंटोइक कौन सा होता है, एलेंटो जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके बेसिस पे जो होता है वो आपको याद रखना है। तीसरा आपको ये जो है बाइकॉर्नुएट किसमें होता है, बाइपार्सुएट किसमें होता है, सिंप्लेक्स किसमें होता है, डुप्लेक्स किसमें होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो भाई ऐसा है, जिसकी यूट्राइन बॉडी जो होती है वो बड़ी होती है वो तो होता है आपके कौन सा, बाइपार्शियल। और बाइकॉर्नुएट जो होता है इसमें यूट्राइन बॉडी जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो छोटी तो किसमें होती है, रुमिनेंट्स में होती है। और बड़ी जो होती है यूट्राइन बॉडी वो किसमें होती है, घोड़े में, सॉरी घोड़ी में होती है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा बी, सिंप्लेक्स जो होती है, जिसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा जो है वो यूट्रस होता है और बहुत छोटे छोटे से जो है वो क्या होते हैं, यूट्राइन हॉर्न होते हैं। सिंप्लेक्स मानव में होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, असत्य कथन आपको छांटने हैं। रुमिनेंट जानवरों में दायां अंडाशय ज्यादा सक्रिय होता है। क्या पूछा है क्वेश्चन कि रुमिनेंट्स जो जानवर होते हैं उसमें जो दायां अंडाशय होता है वो ज्यादा सक्रिय होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दायां अंडाशय ज्यादा सक्रिय होता है, ये सही है। घोड़ी और सुअरी में बायां होता है अंडाशय ज्यादा सक्रिय, ये भी सही है। पक्षियों में दायां अंडाशय ज्यादा सक्रिय नहीं होता। पक्षियों में कौन सा होता है भाई, इसकी लिस्ट जो है वो याद कर लेना, ठीक है ना, कि कौन सा अंडाशय जो होता है वो ज्यादा सक्रिय होता है। तो पक्षियों में बायां होता है और ऊंटनी में भी बायां ज्यादा सक्रिय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर असत्य में कौन सा हो जाएगा, 9th का सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो भाई, फॉलिकुलर सिस्ट, दो टाइप की सिस्ट होती है, एक तो फॉलिकुलर सिस्ट होती है और दूसरी होती है ल्यूटियल सिस्ट, ठीक है ना। दोनों पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और दोनों इंपोर्टेंट है। एक तो ल्यूटियल सिस्ट होती है और एक फॉलिकुलर सिस्ट होती है, ठीक है ना। ये एक से ज्यादा होती है फॉलिकुलर सिस्ट, और जो ल्यूटियल सिस्ट बनती है वो क्या बनती है, वो एक ही बनती है। जो आपने देखा होगा फॉलिकुलर सिस्ट में तो क्या होता है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स ज्यादा हो सकते हैं तो उसकी सिस्ट भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ल्यूटियल जो होता है यानी कार्पस ल्यूटियम से जो बनता है वो सिर्फ एक ही सिस्ट होती है, एक ही सिस्ट ऐसी बन सकती है। निम्फोमेनिया जो होता है, जो आपको पता हो तो निम्फोमेनिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो कैरेक्टर्स किसमें पाए जाते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट में पाए जाते हैं। फॉलिकुलर सिस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो आप देते हो, एक तो या तो आप दे दो GnRH या फिर दे सकते हो आप LH, इसके अलावा आप SCG भी दे सकते हो, ठीक है। तो इनमें से आप जो है वो ट्रीटमेंट दे सकते हो। जबकि ल्यूटियल सिस्ट जो होता है इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है PGF2 अल्फा, ठीक है। तो ये दोनों के याद रखना, फॉलिकुलर सिस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है, ल्यूटियल सिस्ट का क्या होता है, दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉलिकुलर सिस्ट का आंसर क्या हो जाएगा, GnRH भी अपन उपयोग ले सकते हैं और LH भी उपयोग ले सकते हैं, SCG भी उपयोग ले सकते हैं,
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉलिकुलर सिस्ट का GnRH और LHC। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद में गर्भित घोड़ी के फीटल एंडोमेट्रियम ग्रंथि से प्रथम ट्राइमेस्टर में कौन सा हार्मोन निकलता है, और उसी हार्मोन के बेसिस पे घोड़ी में जो है वो एक टेस्ट किया जाता है। आपने दो टेस्ट देखे होंगे, एक तो क्यूबोनी और दूसरा AZ टेस्ट, A to Z टेस्ट। ठीक है ना, तो AZ टेस्ट जो होता है वो डिपेंड करता है PMSG, जिसका पूरा नाम होता है प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, तो ये PMSG जो होता है ये स्त्रावित होता है। यहां पे आंसर 11th का हो जाएगा बी। ठीक है, तो 11th का आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी। बड़ा सिंपल सा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पायोमेट्रा एंडोमेट्राइटिस, देखो भाई, जब भी मैट्रस का मतलब होता है यूट्रस। ठीक है, मेट्रा का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, यूट्रस है। ठीक है, तो यूट्रस का जो इन्फेक्शन है, यूट्रस में जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, यूट्रस में जो इन्फेक्शन होता है, तो यूट्रस में जब भी कोई इन्फेक्शन हो, सबसे पहला इंजेक्शन आपके हाथ में आना चाहिए PGF2 अल्फा। ठीक है ना, PGF2 अल्फा क्या करता है कि जो भी कचरा होता है, चाहे वो पस इकट्ठी हो रखी हो, चाहे वो कोई इंफेक्शियस मटेरियल इकट्ठा हो रखा हो, सारा मटेरियल जो होता है वो संकुचन करवा करके बाहर निकाल देता है। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, PGF2 अल्फा। तो पायोमेट्रा एंडोमेट्राइटिस आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ऑक्सीटोसिन के बारे में असत्य कथन जो है वो कौन से हैं, यह मिल्क लेट डाउन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। मिल्क लेट डाउन का मतलब क्या हो गया भाई, मिल्क लेट डाउन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो दूध निकालना। ठीक है ना, तो मिल्क लेट डाउन ऑक्सीटोसिन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में, चाहे तुम कुछ भी पढ़ के आए हो। ठीक है ना, कुछ भी पढ़ के आए हो नहीं आए हो, हमेशा एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है, तो ऑक्सीटोसिन होता है। बड़ा सिंपल सा है। यूट्राइन इनर्शिया के भी उपचार में ऑक्सीटोसिन का काम में लिया जाता है। वैसे तो संकुचन करवाता है ये, ठीक है, अपन उपयोग में ले सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, यूट्राइन इनर्शिया अलग है, यूट्राइन टॉर्सन अलग है। ज्यादातर तुम्हारे पास जो केस आते हैं फील्ड में वो टॉर्सन के होते हैं। ठीक है ना, तो टॉर्सन अलग हो गया, इनर्शिया अलग हो गया। यह पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से स्त्रावित होता है। बस यहीं पे ही गलती थी। क्या गलती थी, छोटी सी गलती, कि अग्र भाग से स्त्रावित नहीं होता, किससे स्त्रावित होता है, पश्च भाग से। ठीक है, और प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन करवाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 सही हो गए, 1 गलत हो गया, आंसर हो गया सी। ठीक है, किस पशु के वेजाइनल म्यूकस में फर्न पैटर्न, फर्न पैटर्न में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, गाय। फर्न पैटर्न का मतलब जब उसको स्लाइड में जो है वो उसके जो सिक्रेशन होता है उसको जब अपन स्लाइड में लेकर देखते हैं तो उसमें जो है वो फर्न पैटर्न दिखाई देता है, और ये 14 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 50 क्वेश्चन अपन फटाफट कर रहे हैं। मैट तथा डाइस्ट्रस अवस्था को सम्मिलित रूप से जो है वो क्या कहा जाता है, तो मैट स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस ये दोनों अवस्थाएं जो होती है ये स्ट्रेस के बाद आती है। इस अवस्था में जो है वो सीएल बन जाती है। इसके कारण सीएल बनने के कारण जो है कार्पस ल्यूटियम बनने के कारण इसको ल्यूटेल अवस्था भी कहते हैं। यह सीएल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण भी करती है और इस कारण से जो है इसे प्रोजेस्ट्रॉनिक अवस्था भी कहा जाता है। स्त्रावीय अवस्था, क्योंकि इसमें स्त्रावण होता है तो इसे स्त्रावीय अवस्था भी कहा जाता है, और इस तरह से इसका आंसर हो जाता है डी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपके, डी हो जाएगा। 16 है, घोड़ी में मध्यकाल की अवधि। भाई घोड़ी में मध्यकाल की अवधि होती है 5 से 7 दिन। जो स्ट्रेस फेज होता है वो 5 से 7 दिन का होता है, और इसी रीजन से जनरली जब घोड़ी में एआई करते हैं तो घोड़ी में जनरली 2 बार एआई करते हैं। ठीक है ना, 2 बार जो है वो एआई करते हैं जनरली। ठीक है ना, एक तो तीसरे दिन के आसपास करते हैं और एक छठे सातवें दिन वापस से रिपीट करते हैं, दूसरे तीसरे दिन और एक छठे सातवें दिन, 2 बार एआई करते हैं। और इसी क्या कारण होता है कि 5 से 7 दिन तक जो है इसका स्ट्रेस फेज रहता है। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला देखिए, राइडिंग टेस्ट। राइडिंग टेस्ट किस जानवर में हीट का पता लगाने के लिए किया जाता है। राइडिंग टेस्ट का मतलब जनरली क्या होता है कि जो सुअरी होती है उस सुअरी के पीछे के साइड में जब अपन प्रेस करते हैं, हाथ लगाते हैं,
ठीक है। तो उस सुअरी को पीछे से हाथ लगाने पर वो इमोबाइल हो जाती है, एक जगह स्थिर हो जाती है, ऐसे एकदम यूं हो जाएगी, स्थिर हो जाती है, ठीक है ना। और स्थिर हो जाना जो है वो राइडिंग टेस्ट होता है, और ये किसमें उपयोग लिया जाता है, ये सुअरी में उपयोग लिया जाता है, यानी कि सुअरी में जो है वो उपयोग लिया जाता है, ठीक है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा इसका 17 का बी। क्लियर। अगला देखिए भाई 18 क्वेश्चन, मत चक्र की अवस्था है वो उस अवस्था के हार्मोनल नियंत्रण का सही सुमेलित इनमें से कौन सा है, कौन सा है या कौन सा नहीं है, कौन सा है सुमेलित पूछा है, यानी कि सत्य जो है वो बताना है। प्रो स्ट्रेस में तो भाई ऐसा है, प्रो स्ट्रेस अवस्था में जो है वो वापस से जो है वो एंडोमेट्रियम बनने लग जाती है, ठीक है। वापस से जो है वो नया फॉलिकल ग्रो होने लग जाएगा, और उस फॉलिकल को ग्रो करवाने का काम उस पुटिका को जो वृद्धि करवाने का काम होता है वो पुटी के प्रेरक हार्मोन यानी एफएसएच करता है, तो ये तो सही। स्ट्रेस में जो है वो एस्ट्रोजन, क्योंकि स्ट्रेस अवस्था में अंडोत्सर्जन करवाना होता है, और उससे पहले जो है वो एस्ट्रोजन बढ़ जाता है ताकि वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी, ये भी सही है, बी भी सही है। डाई स्ट्रेस जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जो है वो सीएल जो होती है वो क्या हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन स्रावित करने लग जाती है, तो ये भी मेरे को सही लग रहा है, तो तीनों ही सही है। जब तीनों सही है तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा, ठीक है। तो 18 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। और भी आगे अपन चलेंगे, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, उससे पहले ये चीज कि लगातार जो है वो क्वेश्चंस करोगे तभी कुछ होगा। अब इन क्वेश्चंस से जो है वो तुम्हारी एक चीज समझ में आ रही है कि क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, तो थ्योरी जो है वो और ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। और आप सभी ने जो है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो कि मुझे देख रहे हैं, क्योंकि लगभग मोर देन 1000 व्यूज होते हैं, और 1000 के आसपास ही जो है वो बुक्स गई है, तो अप्रोक्सीमेट सभी ने जो है वो बुक्स ले रखी है, ठीक है। और जो भी मॉडल टेस्ट पेपर वाली बुक है वो भी जो है वो आप सभी ने लगभग ले रखी है, ठीक है। जिसने नहीं ली है वो ले लेना, और क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस आप ज्यादा कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बस ये दिमाग में तुम एक चीज डाल दो कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो हमें ज्यादा से ज्यादा करना ही, ठीक है। आगे देखिए, साइलेंट हीट, शांत हीट के लक्षण सामान्यतः किस पशु में दिखाई देते हैं। देखो भाई, गाय और भैंस में से भैंस जो होती है ना उसमें साइलेंट हीट आती है। जो गाय होती है वो तो माउंटिंग भी शो करती है, वो बलॉइंग भी शो करती है, वो आवाज भी देती है, ठीक है ना। मारवाड़ी में अपन कहते हैं गाय बोलगी, तो गाय बोलगी का मतलब क्या होता है, गाय हीट में, ठीक है। सिक्रेशंस भी आता है, ठीक है, एक सिक्रेशंस जो होता है वो देखने को मिलता है अपन को, और वो फन पैटर्न भी होता है। जो साइलेंट हीट होती है वो भैंस में होती है, पता ही नहीं चलता कि वो जो है वो हीट में है या नहीं है, क्योंकि वो आवाज नहीं कर पाती, ठीक है। और इस कारण से इसको साइलेंट हीट कहते हैं। और साइलेंट हीट जो होती है वो याद रखना वो किसमें होती है, भैंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये है कि ऊंटनी में गर्भावधि, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना होता है। घोड़े में 11 माह 11 दिन होती है, गाय में 9 माह 9 दिन होती है, भैंस में 10 माह 10 दिन होती है, और ऊंटनी में होती है 13 महीने और लगभग लगभग 13 दिन, ठीक है। तो 13 महीने 365 प्लस 30 390 के आसपास दिन, 390 95 के आसपास दिन मेरे को एक ही लग रहे हैं, ए लगभग लगभग 400 दिन के आसपास हो जाता है, ठीक है। इसने इतना दे रखा है क्योंकि आसपास तो मेरे को एक ही आंसर दिख रहा है 390, तो 13 महीने के आसपास सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 20वें का ए, ठीक है। इसके बाद में देखिए, निम्न में से समागम प्रक्रिया जो होती है वो संबंधित कूट असत्य, अच्छा कौन सा जो है वो असत्य विकल्प है वो अपन को पता लगाना। तो गाय भैंस में अपन समागम प्रक्रिया, समागम का मतलब नर तथा मादा के मध्य जो है वो मैटिंग, तो उसको सर्विंग बोलते हैं, बिल्कुल सही है। घोड़े में जो है वो कवरिंग बोलते हैं, ये भी सही है। सुअर में कपलिंग भी सही है। बिल्ली में लखाना नहीं है, बिल्ली में यहाँ पे लखाना जो होता है ये किसमें होता है, ये ऊंट में होता है। लखाना शब्द जो होता है वो अपन किसके में प्रयुक्त करते हैं, वो ऊंट में प्रयुक्त करते हैं। एक ही आंसर जो है यहाँ पर गलत आ रहा है, वो डी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद में पॉलीस्पर्मी, नाम से ही पता चल रहा है पॉलीस्पर्मी। पॉली का मतलब क्या हो गया, ज्यादा, स्पर्मी का मतलब स्पर्म ज्यादा हो, यानी शुक्राणुओं की संख्या क्या है, ज्यादा है, लेकिन अंडाणु की संख्या कम है, उस चीज को अपन पॉलीस्पर्मी बोलेंगे। देख लो, अंडाणु को एक शुक्राणु द्वारा भेजना एक तो हो ही नहीं सकता, एक अंडाणु को एक से अधिक शुक्राणु द्वारा भेजना ये हो सकता है, ठीक है।
अंडाणु को किसी भी शुक्राणु से भेदन नहीं करना है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा अपन को एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो ज्यादा राइट दिख रहा है, और वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 22वें का बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य कथन है। छोटे पशुओं में एब्डोमिनल ब्लॉटमेंट के द्वारा जो है वो गर्भावस्था का पता लगाते हैं। तो जो फील्ड करते हैं उनको पता होगा, जब वो 2-3 महीने के आसपास जो है वो बकरी प्रेग्नेंट होती है, तो अपन जो है वो पीछे वाला हिस्सा जो पेट वाला होता है उसको ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हड्डियां जो होती है जो फीटस की, वो चुभने लग जाती है। ठीक है, और उसी चीज को जो है वो अपन फील करके बोलते हैं कि हाँ ये प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी पता लगाना ये कैसे होता है, एब्डोमिनल ब्लॉटमेंट से होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ठीक है, एक्सरे और सोनोग्राफी का प्रयोग छोटे पशुओं के गर्भावस्था में पता लगाने में कर सकते हैं। भाई करते ही है, बिल्कुल कुत्ते में करते हैं जनरली। ठीक है ना, क्योंकि गाय भैंस में तो वैसे करते नहीं है। बकरी भेड़ में जो है वो इतना पैसे वाला आदमी होता नहीं है कि वो जाकर के जो है वो शहर की एक अच्छी जगह पे जाकर के वो इसके बाद में सोनोग्राफी करा के आए। ठीक है ना, वो तो खुद ये मन में सोचते हैं कि हम तो हमारे लुगाइयों के भी जो है वो नहीं करवाते, और तुम ये बकरी और भेड़ों की करवाने की बोल रहे हो। तो बहुत रेयर चांसेस होता है, ठीक है, कि वो करवाए। तो यहाँ पे याद रखना कि भेड़ बकरी जो होती है उनमें तो नहीं करवाते, लेकिन कुत्ते वगैरह में, बिल्ली वगैरह में, क्योंकि लोग पालते हैं और उनको पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, तो वहां पे करवा सकते हैं। ऊंटनी की पूंछ का ऊपर उठाना, जिसको अपन कहते हैं कॉकिंग ऑफ टेल। ठीक है, ये जो है कॉकिंग ऑफ टेल जो होता है, ये गर्भावस्था को इंगित करता है। बिल्कुल भाई, ये भी सही है। और सूर्य के गर्भावस्था निदान एजेड टेस्ट नहीं भाई, एजेड टेस्ट और क्यूबोनी ये किसमें होते रे, ये होते हैं घोड़ी में। तो ध्यान रखना, यहां पर एक गलत हो गया, आंसर यहां पर हो जाएगा इसका डी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं अपन। 24, नाशपाती के आकार का पेट जो होता है वो पियर शेप, जिसको अपन बोलते हैं नाशपाती के आकार का। तो ध्यान रखना, दो कंडीशन होती है, एक तो हाइड्रोएमनियोसिस और दूसरा हाइड्रोएलेंटोसिस। तो जो हाइड्रोएमनियोसिस होता है ये तो होता है, इसमें तो पियर शेप हो जाता है। हाइड्रोएमनियोसिस में तो जो है वो क्या हो जाता है, पियर शेप हो जाता है। और एप्पल यानी सेव के जैसा, ठीक है ना, सेव के जैसा जो होता है वो किसमें होता है, हाइड्रोएलेंटोसिस। हाइड्रोएलेंटोसिस, ठीक है ना, इसमें कैसा हो जाता है, सेव के आकार का जो है वो पेट हो जाता है। तो ध्यान रखना, एक नाशपाती आकार है और सेव आकार है। नाशपाती आकार तो इसने पूछा है, नाशपाती आकार क्या हो जाएगा, हाइड्रोएमनियन। और हाइड्रोएलेंटोसिस जो होता है उसमें कैसा हो जाता है, एप्पल शेप, सेव के आकार का जो है वो हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर 24 का क्या होगा रे, ए होगा। अगला देखो 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन प्रसव प्रक्रिया में काम में नहीं आते। प्रसव करवाना है, डिलीवरी करवानी है, उस टाइम में PGF2 अल्फा लगाते हो तुम, एपिडोसिन वगैरह भी लगाते हो। इसमें क्या दे रखा है, एस्ट्रोजन हार्मोन। भाई इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो है वो उत्पन्न करता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन संकुचन बढ़ाता है, ये भी लगाते हो आप। थायरोक्सिन का क्या कोई इंजेक्शन लगाता है, नहीं लगाता। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। ठीक है ना, ये नहीं लगाते हैं, बाकी सारे अपन उपयोग में लेते। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या होता है भाई, आपने सुना होगा फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स के बारे में। बताओ भाई फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या होता है, बताओ बताओ भाई जल्दी से। देखो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या होता है, होता क्या है कि जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, उस फीटस में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के मध्य एक फोरामन होता है जब जन्म से पहले। ठीक है, एक छिद्र होता है, ठीक है, जिसको अपन फोरामन ओवेलिस कहते हैं। और ये फोरामन ओवेलिस जो होता है ये जन्म के समय ये बंद हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि इसको ऑक्सीजन वहीं से ही मिल रही होती है। जब ये बंद हो जाता है तो उस टाइम में क्या हो जाता है कि फोसा, उसको अपन कहते हैं फोसा ओवेलिस, और फोसा ओवेलिस के बंद हो जाने के कारण अब वहां पर ऑक्सीजन की बच्चे में कमी होने लग जाती है। क्योंकि अभी तक तो उसको बाहर से तो नाक से तो वो श्वसन कर नहीं रहा, अभी तक तो जो भी उसको ऑक्सीजन मिल रही थी वो मदर से मिल रही थी, अम्बिलिकल कोर्ड, अम्बिलिकल से मिल रही थी। अभी कुछ भी नहीं मिल रहा प्लेसेंटा से। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो छटपटाने लग जाता है। और जब बच्चा छटपटाने लग जाता है तो बच्चा जो होता है वो सर्विक्स पे ऐसे पैर लगाता है, और उससे जो है वो मैसेज जाता है सीधा जो है
वो हाइपोथैलेमस के पास में, और हाइपोथैलेमस जो है वो पश्च फ्यूज से जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिक्रेट करवाता है, और वो बोलता है कि भाई संकुचन करो, अब इस बच्चे को निकालो बाहर, नहीं तो बच्चे को जो है वो तकलीफ हो सकती है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद में जो है वो प्रसव की अवस्थाएं शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखना कौन सा हार्मोन जो होता है वो निकलता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। क्लियर। 27वां क्वेश्चन देखिए, प्रसव प्रक्रिया के लक्षण इनमें से कौन से नहीं है? पेट दर्द तो होगा, ठीक है, स्तन ग्रंथि का आकार ठीक है बढ़ जाता है, ये तो पहले ही बढ़ जाता है, पशु एकांत में रहने लग जाता है, और पशु का पेल्विस जो होता है वो सीधा रहता है। पेल्विस इस टाइप का हो जाता है, पेल्विस सीधा तो नहीं रहता, पेल्विस जो होता है वो चौड़ा हो जाता है, ये सीधा नहीं है। यहां पर आंसर था चौड़ा, और इस रीजन से यहां पर आंसर हो जाएगा लक्षण नहीं है डी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट्स में यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल जाएगा पेट दर्द होता है, ठीक है, पशु अलग थलग रहने लग जाता है, ये भी सही है, स्तन ग्रंथि का आकार बढ़ने लग जाता है, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर 27वें का हो जाएगा डी। चलिए, ऊंटनी के प्रसव से संबंधित असत्य कथन। तो भाई 3 चरण होते हैं, आप सभी को पता है। पहले चरण में जो है वो मेम्ब्रेन्स जो होती है वो फटती है, वाटर बैग्स जो होते हैं वो फटने लग जाते हैं। जो दूसरी अवस्था होती है उसमें फीटस बाहर आता है, और तीसरी अवस्था जो होती है उसमें क्या हो जाता है, जो प्लेसेंटा होता है वो बाहर आता है। ठीक है, इसमें हर पशु में जो है वो अलग अलग समय लगता है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ रखा होगा, आप सभी के नोट्स में होगा, नहीं है तो आप मैसेज करना 78 वाले नंबर पे। मैं आपको इसके जब जितने भी जानवर हैं उन सभी का जो है वो एक लिस्ट है वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो प्रसव के प्रथम चरण में 3 से 48 घंटे लगते हैं, बिल्कुल सही है। 3 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक लग जाते हैं पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में लगभग 5 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि बच्चा बाहर आने वाला होता है तो 5 मिनट में भी आ सकता है, कई बार 1-1.25 घंटा भी ले लेता है। ठीक है, तीसरा जो होता है प्रसव के तृतीय चरण में 2 से 4 घंटे लगते हैं, ये भी ठीक है। 2 से 4 घंटे में जो है वो तीसरा चरण यानी कि जो प्लेसेंटा होता है वो भी बाहर आ जाता है, जो उत्तक होते हैं, जो ब्लड होता है वो भी बाहर आ जाता है। भेड़ के प्रसव के तृतीय चरण में 1 से 2 घंटे लगते हैं। भेड़ में जो होता है वो लगभग लगभग लगते हैं आपके 2 से 8 घंटे। ठीक है, वैसे तो देखो ये लगभग लगभग वाला है और इतना हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो नहीं, क्योंकि 2 से 8 घंटे और 1 से 2 घंटे में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 2 घंटे भी हो सकता है, 2 घंटे में आ सकता है, 2 घंटे तो उस ऑप्शन में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए अपन जो है वो डी आंसर ले रहे हैं। ठीक है, बाकी तो इसका कोई रीजन नहीं। ठीक है, अगला देखिए इसके बाद में 29, क्वेश्चन नंबर 29, स्टोट्रॉफ। स्टोट्रॉफ जो होता है इसको अपन कहते हैं यूटेराइन मिल्क। यूटेराइन मिल्क जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखिए। यूटेराइन मिल्क जो होता है, यूटेराइन का मतलब क्या होता है, यूटेरस से स्रावित होने वाला मिल्क। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रोइंग फीटस होता है, तो ग्रोइंग फीटस जो होता है उसे जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो एक न्यूट्रिशियस मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करती है, और एंडोमेट्रियम जो होती है वो ग्रोइंग फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और इसी चीज को जो है वो अपन क्या कहते हैं, स्टोट्रॉप कहते हैं। तो वो कोलेस्ट्रम बिस्टिंग यूट्राइन मिल्क है वो, ठीक है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, यूट्राइन मिल्क कहते हैं, यूट्रस से मिल्क। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। कृत्रिम गर्भाधान के बारे में असत्य कथन जो है वो बताइए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे याद रखना, कई जगह यूट्राइन कोलेस्ट्रम भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, यूट्राइन कोलेस्ट्रम जो है वो अपन किसको कहते हैं, यूट्राइन कोलेस्ट्रम जो है वो स्टोट्रॉप को ही कहते हैं। यूट्राइन का मतलब यूट्रस से स्रावित हो रहा है, ये भी याद है। अगला देखते हैं अपन, कृत्रिम गर्भाधान जो होता है उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य कथन। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इससे आनुवांशिकता की गुणवत्ता में कोई असर नहीं पड़ता। ये तो मेरे को पहला ही गलत लग रहा है, क्योंकि आनुवांशिकता की गुणवत्ता जो होती है, आनुवांशिक गुणवत्ता जो होती है वो कृत्रिम गर्भाधान में बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब उच्च गुणवत्ता जो होती है वो मिल जाती है। ठीक है, अब इसने बोला है इससे एक ही वीर्य संग्रहण से सैकड़ों मादा को गर्भित किया जा सकता है। ठीक है, ये भी सही है। इससे हर्ड रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपने एक रिकॉर्ड बना रखा है अपने पशुओं का, ठीक है ना, कि कौन सा एआई में कौन सा अच्छा जो है वो एआई करने पर कौन सी अच्छी गाय मिल रही है, तो इससे हर्ड रिकॉर्ड भी सुधार सकते हैं। वो अपन हर्ड रिकॉर्ड कैसे सुधार सकते हैं, जैसे अपन को पता है कि अपन ने 2 गायों में एआई कराई, और दोनों में से जो है वो एक में अपन ने एआई करवाई और एक में प्राकृतिक तरीके से करवाई। तो एआई में जो है वो ज्यादा दूध दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि एआई वाला जो है वो ज्यादा अच्छा पड़ रहा है।
ठीक है, तो इसका मतलब आप हार्ट रिकॉर्ड जो है वो सुधार सकते हो। और स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन का अर्थ क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे पशुओं में जो है वो एआई करवाना, ठीक है, उस चीज के लिए स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन मतलब पूरे के पूरे एक साथ जो हर्ड के जो पूरे जानवर होते हैं, मादा जानवर होते हैं, उनको एक साथ हीट में लाना, इसको स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो उसके लिए भी अच्छी विधि है। तो मेरे को तो ये एक ही गलत लग रहा है, वो है 30वें का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। वीर्य संग्रहण के लिए उपयोग में लिए जाने वाले सांड को किस आयु में ट्रेनिंग देते हैं? ये आपको पता ही है, 18 माह से जो है वो ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। वो सांड जो होता है उसको वीक में 2 बार जो है मॉर्निंग टाइम में जो है उसके वीर्य का कलेक्शन, सीमन कलेक्शन होता है, और हर बार में 2 बार, मतलब टोटल 4 टाइम होता है, पर डे 2 बार होगा। ठीक है, और पूरे वीक में 2 बार ही होगा। ठीक है, मतलब पूरे वीक में 2 दिन होगा और हर एक दिन में 2 बार होगा। इस टाइप से 4 टाइम जो होता है इन ए वीक इसमें कलेक्शन होता है। ठीक है, विद्युत स्खलन विधि, देखो भाई, विद्युत स्खलन विधि जो होती है वो किसके वीर्य संग्रहण में उपयोग ली जाती है? इसमें वीर्य संग्रहण से ज्यादा फेमस है आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड, जो कि अपन उपयोग में लेते हैं गाय के लिए, भैंस के लिए और घोड़े के लिए। ठीक है, गाय, भैंस और घोड़ा, यानी सांड, भैंसा और जो घोड़ा होता है, इन तीनों में आपने कभी अगर जब गवर्नमेंट लग जाओगे तुम, तो तुम्हें एनआरसीई का और एनआरसीसी जो कि बीकानेर में है उसका भ्रमण करवाया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो है वो तुम आर्टिफिशियल वेजाइना के बारे में जानोगे कि किस तरह से जो है इसमें पानी डाला जाता है, किस तरह से जो है इसमें वीर्य कलेक्शन होता है, और कैसे जो है वीर्य को जो है वो जांचने के लिए भेजा जाता है। वहां पे पूरा मशीन्स वगैरह लगी हुई है। इनमें से अगर कोई तुम में से गया हुआ हो जो बीकानेर में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसने एलएसए बीकानेर से की है, तो मे भी वो गया हुआ होगा, और जो नहीं गए हैं तो वो सभी जाना, एक बार जो है वो आप जाके आना। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए इसके बाद में जो है वो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो एवी, गाय, भैंस, भेड़ में है। कुत्ते, कुतिया तो वैसे भी नहीं हो सकती। ठीक है, कुतिया में तो नहीं हो सकती। कुत्ता जो होता है उसमें मसाज जो होती है उससे करवाते हैं, और इलेक्ट्रो इजैकुलेशन जो होता है वो करवाते हैं सुअर में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो है वो क्या करवाया जाता है, इजैकुलेशन करवाया जाता है। यहां पर आंसर जो है वो हो जाएगा आपके कौन सा, ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो 32वें का आंसर हो गया आपके सी। 33वां क्वेश्चन, फ्रेंच मीडियम तथा फ्रेंच मिनी, तो 3 टाइप की होती है फ्रेंच। एक तो होती है फ्रेंच मैक्सिमा, एक होती है फ्रेंच मीडियम, तीसरी होती है फ्रेंच मिनी। ठीक है, ये होती है 1.2 ml, ये होती है 0.5 ml, और ये होती है 0.25। इसमें बोला है मीडियम और फ्रेंच मिनी, यानी 0.5 होगी और 0.25 होगी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, देखो अगला 34वां क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट ले रहे हैं अपन, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस करा पाऊं, 50 के 50 क्वेश्चंस जो है वो पूरे करा पाऊं। ठीक है, आधे पौन घंटे में अभी तो वैसे 38 मिनट हुए। ठीक है, 1 घंटे के आसपास जो है मैं पूरे करवा दूंगा अभी। ठीक है, सुअर के वीर्य का सामान्य आयतन, भाई वीर्य का सबसे ज्यादा आयतन किसमें होता है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सर्वाधिक आयतन किसका होता है, सुअर का होता है, 250 ml, बिल्कुल सही है। घोड़े में 80 ml, बिल्कुल सही है। मेढा जो कि भेड़ा होता है, जो कि भेड़ का भेड़ा होता है, ठीक है ना, उसमें लगभग 1 ml है, बिल्कुल सही है। और ये सबसे कम होता है बकरी में, और मेढा जो होता है उनमें दोनों में ही कम होता है। इसने बकरे का जो है वो 3 ml लिखा है, 3 ml नहीं होता, इसका भी लगभग 1 से 1.25 ml के आसपास जो है वो होता है। तो ध्यान रखना, 1 से 1.25 ml जो है वो किसका होता है, बकरे का होता है। और इस रीजन से यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा डी, ये असत्य खत्म हो जाएगा। क्लियर, अगला देखिए इसके बाद में, शुक्राणु की पूंछ का, शुक्राणु की जो पूंछ होती है उसका क्या कार्य होता है, ये पूछा है। ठीक है, इस तरह से सेंट्रियोल होते हैं, यहाँ पे जो है वो मिड पीस होता है, इस मिड पीस में जो है वो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं, और इसके बाद में एक टेल होती है। ये जो है वो शुक्राणु होता है। इसमें इसने पूछा है टेल का कार्य क्या है, तो क्या ये ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऊर्जा प्रदान तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है मिड पीस। ठीक है ना, यहां पर होता है। तो ये तो गलत हो गया, पहला तो ये कथन गलत हो गया। शुक्राणु को गतिशील बनाता है, गतिशीलता तो देता ही है, क्योंकि मोटिलिटी जो होती है वो किसके कारण होती है, पूंछ के कारण होती है, तो ये सही हो जाएगा। शुक्राणु की संख्या में वृद्धि पूंछ से नहीं हो सकती कभी भी। आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा बी आंसर, बड़ा सिंपल सा, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपके 35वें का बी।
36वां देखिए, सिग्मोइड फ्लेक्सर जो होता है, आपको पता है सिग्मोइड फ्लेक्सर जो होता है वो किस आकार का होता है, एस आकार का होता है, ठीक है। और वो ऐसे अलग से जो है वो एस आकार का होता है, घुमावदार होता है, ठीक है। पेनिस में देखने को मिलता है वी आकार, एस आकार, एस आकार में इरेक्ट होता है, नॉन इरेक्ट होता है, तो बिल्कुल घुमावदार होता है, इसका मतलब सीधा तो नहीं होता। आंसर सिंपल सा डी हो जाएगा, ये तो बहुत बार पूछा होगा। वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता का शून्य हो जाना, ध्यान रखना, शुक्राणुओं की सांद्रता का शून्य हो जाना और सीमन का कम हो जाना, ठीक है ना। अगर आपको पूछा जाता है हाइपोस्पर्मिया, तो हाइपोस्पर्मिया में तो क्या होगा, वीर्य का आयतन घट जाना, ठीक है ना। वीर्य का आयतन जो है वो यदि कम हो गया तब तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्पर्मिया, ठीक है। और अगर आपको बोला जाता है यहां पे कि ओलिगोजूस्पर्मिया, तो ओलिगोजूस्पर्मिया का मतलब क्या हो जाएगा, शुक्राणुओं के सांद्रता या शुक्राणुओं की संख्या में यदि कमी हो जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, ओलिगोजूस्पर्मिया, ठीक है। तो यहाँ पे वीर्य का आयतन में कम हो जाना और शुक्राणुओं की संख्या में कम हो जाना, दोनों अलग अलग है। इसने पूछा है शून्य ही हो गई, तो ए स्पर्मिया में तो क्या होता है, वीर्य का आयतन जो है वो क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। वीर्य का आयतन शून्य हो जाए तो वो होता है ए स्पर्मिया। नेक्रो का मतलब क्या हो जाता है, नेक्रो का मतलब जो होता है एबनॉर्मल स्पर्म है, तो वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल स्पर्म होंगे तब होगा नेक्रो। और एजूस्पर्मिया, तो देखो एजू वर्ड जो होता है वो संख्या के लिए है, तो यहां पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो शुक्राणुओं की सांद्रता का शून्य हो जाना क्या होता है, एजूस्पर्मिया होता है, ठीक है। अच्छा, जिसको कोई ऐसा आंसर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप वापस से पूछ सकते हैं, कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं आप भाई शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। तो जितने ज्यादा जो है वो मुझे व्यूज मिलते रहेंगे लगातार जो है वो तुम देखोगे, तब तक तो मैं वीडियो बनाऊंगा। जिस दिन मुझे लगा कि नहीं तुम देख ही नहीं रहे हो, मैं ऐसे ही बस वीडियो ही बना रहा हूँ, तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। जिस दिन मुझे लगा एग्जाम से पहले भी कि नहीं देख रहे हैं बच्चे जो है वो सिर्फ थ्योरी, या फिर अभी जो है बच्चे सिर्फ घर पर बैठ करके जो है वो बिना मोबाइल के वीडियोस, बिना मोबाइल के जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उस टाइम में जो है वो वीडियोस को अपन बंद कर दें, ठीक है। तो अंड जनन का फर्स्ट अरेस्ट, तो फर्स्ट अरेस्ट और सेकंड अरेस्ट कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट अरेस्ट तो होता है प्रोफेज फर्स्ट में, और सेकंड अरेस्ट जो होता है वो कहाँ होता है, मेटाफेज फर्स्ट में। कहने का मतलब क्या होता है कि जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है तो वो प्रोफेज फर्स्ट में जो है, यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन पहला होता है उसमें अटक जाता है, जबकि मेटाफेज सेकंड जो होती है उस वो होता है सेकंड अरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट हो जाएगा, 38वें का आंसर ए। 39वां देखिए, डॉग सिटिंग पोजीशन, डॉग सिटिंग पोजीशन, डॉग कैसे बैठता है, वो अपने इस पैरों को दोनों को जो है वो इधर मिला करके और यूं बैठता है, ठीक है ना। उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो एंटीरियर होता है, आगे की तरफ होता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन तो सही होगा, पीछे की तरफ जो है वो पोजीशन जो होती है वो भी डोर्सोसैक्रल होती है, ये भी सही है। और आगे के पैर तथा पीछे के पैर दोनों को जन्म नाल की तरफ करके बैठना, तो आप देखा होगा ये पैर जो होते हैं इनको भी ये ऊपर उठा लेता है, और हाथ जो होते हैं उनको भी ऐसे, कुत्ता जो बैठता है तो वो अपने हाथ और पैर दोनों को जन्म नाल की तरफ कर लेता है, ठीक है। तो ये डॉग सिटिंग पोस्चर होता है, तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इसने पूछा है असत्य कौन सा है, तो फिटनेस की गर्दन दोनों आगों के पैरों के बीच में आ जाना ये नहीं होता, ठीक है। आंसर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा डी, जो कि असत्य है, ठीक है। यूट्राइन इनर्शिया जो है उसके कारण पशु में डिस्टोकिया होता है, तो देखो यूट्राइन टॉर्सन और यूट्राइन इनर्शिया अलग है। टॉर्सन के कारण जो होता है वो तो सबसे ज्यादा भैंस में होता है, ठीक है, क्योंकि भैंस जो होती है जब वेलोइंग करती है तो उस टाइम में क्या हो जाता है, जो बच्चा होता है वो क्या हो जाता है, घूम जाता है, तो वो टॉर्सन होता है। इनर्शिया में क्या हो जाता है, पीछे वाला जो पॉइंट होता है वहां पे घूम जाना, ये छोटे जानवरों में होता है, और ये कुतिया में हो सकता है, घोड़ी में नहीं होता, ये सुअरी में हो सकता है। तो यहाँ पे छोटे जानवर में सी, ए और बी दोनों में जो है ये हो सकता है, तो 40वें का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। 40 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 41, गाय में डिस्ट्रोकिया का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है, तो गाय में डिस्ट्रोकिया का कारण अपन देख लेते हैं, भ्रूण के आकार का और मां के पेल्विस की तुलना में जो है वो असमानुपातन होना सबसे मुख्य कारण, तो भाई यही है, ठीक है ना। जब बच्चा जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है
लेकिन जो माता की पेल्विस जो होती है, जो मदर की पेल्विस होती है, वो उतनी नहीं खुल पाती। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो डिस्ट्रोफिया हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा बाहर नहीं आ पाता है। इस चीज को जो है वो अपन मुख्य कारण मानते हैं। ठीक है, आंसर 41 का क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं होते भाई, कम करेंगे इसको, है 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन वाले करें या 50 क्वेश्चन वाला सही चल रहा है अभी, ये भी बताना मुझे तुम कमेंट्स में कि 20-30 क्वेश्चन वाला ही करें या फिर 50 क्वेश्चन वाला सही है अभी। ठीक है, अगला देखिए, गर्भकाल के अंतिम महीनों में फीटस की मृत्यु होकर सड़ने लग जाना। ठीक है ना, तो देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे दो कंडीशन है, जब भी आपको बोले कि सड़ने लग गया तब तो याद रखना मैसिरेटेड। ठीक है ना, सड़ने जब भी लग गया तब तो आंसर क्या जाएगा, मैसिरेशन। और यदि आपको बोले कि सूखने लग गया, दोनों में देखो कितना वर्ड का, अगर सड़ने का बोले तब तो क्या हो जाएगा, मैसिरेशन। और यदि क्या बोले आपको कि सूख गया तो ममीफाइड हो गया। ठीक है ना, तो एक तो होता है मैसिरेटेड और एक होता है ममीफिकेशन। तो ध्यान रखना, सूख गया इसका मतलब क्या है, ममीफिकेशन है, और यदि सड़ गया तो वो मैसिरेशन है। आंसर यहां पर क्लियरली आपको समझ में आ गया है, क्योंकि इसने बोला है कि ये जो है वो सड़ने लग गया है, तो सड़ने लग गया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मैसिरेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 तो देखिए, सर्वाइको वेजाइनल प्रोलेप्स। सर्वाइको वेजाइनल प्रोलेप्स का मतलब सर्विक्स और वेजाइना जो होती है वो क्या आ जाती है, वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रोलेप्स में कौन कौन से अंग बाहर नहीं आते। अच्छा, क्या बोला है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कौन से अंग बाहर नहीं आते, सर्विक्स तो आता है, वेजाइना भी आती है, यूट्रस नहीं आता। आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ध्यान रखना, यूट्रस जो होता है वो बाहर नहीं आता, जब यूट्राइन प्रोलेप्स होता है उसी टाइम में आता है, सर्वाइको वेजाइनल में नहीं आता। यूट्राइन प्रोलेप्स में यूट्रस बाहर आ जाता है, आंसर हो जाएगा सी। आरओपी, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जब बच्चा जन्म ले लेता है, जब फीटस जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो उसके 24 घंटे या लगभग 18 घंटे के बाद भी जो है, जब प्लेसेंटा बाहर नहीं आ पाती, या 12 घंटे से ज्यादा में भी प्लेसेंटा अगर बाहर नहीं आई है, तो उस केस में जो है वो आप इलाज करते हो। क्या इलाज करते हो, या तो मैनुअली आप निकालते हो, या फिर आप क्या करते हो, कुछ ड्रग्स एग्बोलिक्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ छोड़ देते हो, कुछ दवाइयां जो होती है वो आप छोड़ देते हो अंदर की तरफ, या फिर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हो। इसके अलावा मिथाइल अर्गोमेट्रिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, एक इंजेक्शन है मिथाइल अर्गोमेट्रिन। ठीक है, उसका भी अगर जब आप इंजेक्शन लगाते हो तो वो भी बड़ा अच्छा असर करता है। ठीक है, तो मिथाइल अर्गोमेट्रिन का इंजेक्शन लगा करके भी अपन बाहर निकाल सकते हैं, एक्बोलिक्स लगाकर, ऑक्सीटोसिन या फिर पेसरीज का उपयोग करके, तीनों ही यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा इसका 44वें का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं, लास्ट बस 5-6 क्वेश्चन और रहे हैं, और तुम सब अभी तक जुड़े हुए हो, इसका मतलब जो है वो तुम अच्छे से तैयारी कर रहे हो। देखो, निम्न में से असत्य कथन जो है वो आपको छांटना है, कि कोटाइलिडन्स जो होते हैं वो आपको पता है किसमें होते हैं, रुमिनेंट्स में होते हैं, और कोटाइलिडन्स को ही जो है जब आप मैनुअली रिमूव करते हो तो कोटाइलिडन्स को जो है वो इस टाइप से तोड़ते हो। ठीक है, कैरेंकल्स और कोटाइलिडन्स, तो यहाँ पे कोटाइलिडनरी प्लेसेंटा किसमें होता है, रुमिनेंट्स में होता है। जॉनेरी प्लेसेंटा मांसाहारी जानवर जैसे डॉग वगैरह जो होते हैं उनमें कैसा होता है, जॉनेरी। विसरित डिफ्यूज जो होता है ये घोड़ी तथा सुअरी में होता है, ये भी सही है। और डेसिडुएट, डेसिडुएट और नॉन डेसिडुएट, ध्यान रखना, डेसिडुएट प्लेसेंटा का अर्थ क्या होता है, कि जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम में जो एंडोमेट्रियम होती है गर्भाशय की, वो भी बाहर आती है, तब उसको डेसिडुएट बोलते हैं। और ये किसमें चीज होती है, ये होती है आपके मानव और कुत्ते वगैरह। जबकि बाकी सभी में जो है, जैसे रुमिनेंट्स जितने भी होते हैं उनमें ध्यान रखना ये नॉन डेसिडुएट होता है। ठीक है ना, रुमांथी जो होते हैं उनमें एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है वो बाहर नहीं आती। तो आंसर यहाँ पर रुमिनेंट जानवर जो होते हैं उनमें नॉन डेसिडुएट पाया जाता है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, 45वें का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं, जनन हार्मोन निर्माण संबंधित असत्य कूट, एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल के थीका इंटरना से, ये इंटरना है, इंटरगानी है, इंटरना से स्त्रावित होता है, सही है ये तो। प्रोजेस्टेरॉन किससे स्त्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन सीएल से रिलीज होता है, अंडाशय में कार्पस ल्यूटेम होती है उससे रिलीज होता है, ये दोनों ही सही हो गए। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो वृषण की सर्टोली कोशिका से रिलीज होता है क्या, रे नहीं होता, किससे होता है, लेडिंग कोशिका जो होती है उससे होता है। सर्टोली कोशिका तो स्पर्म को क्या करती है, ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है।
प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से होता है। ठीक है भाई, ये यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन में जो है वो आप किसका इंजेक्शन लगाते हो? एस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन में पीजीएफ2 अल्फा तो आप लगाते हो, जीएनआरएच भी लगाते ही है, तो मेरे को तो लग रहा है दोनों ही इंजेक्शंस जो है वो अपन यूज में लेते हैं, जीएनआरएच भी लगाते हैं और पीजीएफ2 अल्फा भी उपयोग में लेते हैं। ठीक है, आंसर यहां पर हो जाएगा सी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ अगर अपन जाते हैं तो प्रसव की अवस्था संबंधित 3 कथन जो है वो आपको बताना है, इन तीनों को पढ़ो। तो प्रसव की अवस्था संबंधी 3 कथन मैंने तीनों बता रखे हैं, ये तो आपको बता ही रखे थे। क्या हो जाएगा, पहले में सर्विक्स चौड़ी होगी, दूसरे में बच्चा बाहर आएगा और तीसरे में प्लेसेंटा बाहर आएगा। ये तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शुक्र जनन तथा अंड जनन में क्रमशः, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, शुक्र जनन में शुक्राणु बनते हैं, अंड जनन में अंडाणु बनते हैं, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, मध चक्र की अवस्था से संबंधित असत्य कथन जो है वो छांटिए। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। पहली, प्रोएस्ट्रस अवस्था में मध काल की निर्माणाधीन अवस्था होती है। प्रोएस्ट्रस अवस्था जो होती है वो निर्माणाधीन अवस्था होती है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या होता है, निर्माण हो रहा होता है फॉलिकल का, फॉलिकल ग्रो हो रहा होता है, तो ये तो हो गया सही। ठीक है, फिर बोला इसने कि स्ट्रेस अवस्था में हीट आती है, तो हीट की अवस्था है, ये भी सही है। मेटास्टेस अवस्था में निषेचन होता है, ये भी सही है। और अंडोत्सर्जन जो होता है वो भी मेटास्टेस अवस्था में होता है। ठीक है, या फिर स्ट्रेस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइस्ट्रेस अवस्था में नहीं होता, डाइस्ट्रेस में सीएल बनती है, डाइस्ट्रेस में प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। ठीक है, ये अंडोत्सर्जन नहीं होता। आंसर असत्य जो है वो आपके हो जाएगा डी। और इस तरह से फिर से आज अपन ने 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए। कई सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर 25 नहीं 50 करने, 50 करने, हमने बिल्कुल जो है वो 50 क्वेश्चंस जो है वो आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। आप लगातार जो है वो वीडियोस देखते रहिए। अभी तक आपने मॉडल पेपर बुक नहीं की है तो भाई इस नंबर पे जो है वो मैसेज करके आप मॉडल पेपर बुक कर लो, आपके पास में पहुंच जाएगी मॉडल पेपर। ठीक है ना, अभी ये बीच में जो है वो कुछ कंडीशन की वजह से थोड़े लेट हो रहे थे, बाकी अब जो है वो 4-5 दिन में ऑर्डर आ रहे हैं, जो कि मंडे को गए थे उसमें से एक ऑर्डर जो है वो आज पहुंच ही गया। ठीक है, तो बहुत जल्दी ऑर्डर जा रहे हैं, बहुत जल्दी से पहुंच रहे हैं, बस आप जल्दी से जल्दी जो है वो बुक कर लीजिए। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।